बिहेवियर मुझे कभी पसंद नहीं आया। शुरू में एक बार इससे ही बात हुई थी, तो अजीब से बात करते थे ये। और उसके बाद जो है फिर, लेकिन मजबूरी थी इनसे दवा मंगवाना, और कोई विकल्प भी नहीं था। अब तो मेरी उम्र लगभग 50 साल है, मुझे लगता है कि अब लगता है सही ना हो पाए। गुरुजी, आपको यकीन नहीं होगा, जब मैं आज से 2-3 साल पहले इनके परहेज कर रहा था और इनकी जेडलसी ले रहा था, तो मेरी कंडीशन ऐसी हो गई थी, इतनी ख़राब हो गई थी परहेज कर कर के कि मैं अगर 100 मीटर अगर दौड़ता भी ना, तो चक्कर खा के गिर जाता था। 1-2 घंटा मेरे से खड़ा नहीं हुआ जाता था, कहीं पे भी खड़ा हो जाऊं तो। और मैं इतना परेशान रहने लगा, इतना। और मेरे घर वाले मुझे बोलते थे कि तुम कर क्या रहे हो, कर क्या रहे हो, समझ से बहुत परे है, और तुम तो ऐसे एक दिन उसके चक्कर में मर जाओ देगा, बात कराओ इससे। मेरे घर वाले कह देते इससे हमारी एक बार बात तो करा दो, कौन है, हर चीज़ का मतलब इतना परे मतलब कुछ भी नहीं खाना है, ऐसे कैसे आदमी चलेगा, बताओ। और जबकि मेरे जो ससुर है ना गुरु जी, वो आयुर्वेद के वैद्य हैं। हालांकि मैं उनसे कुछ ऐसी बातें नहीं करता, वो नवज देख के ही बता देते हैं कि मतलब क्या कमी है क्या नहीं है। तो उन्होंने कहा ऐसा तो कुछ है नहीं, इतना तो किसी में परहेज वगैरह है नहीं, ये कौन आदमी है, ऐसे एक बार हमारी बात तो करा दो, एक बार बात हो जाएगी तो मैं संतुष्टि तो हो जाएगी, किस चीज़ की दवा दे रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, आगे हो सकता है कि। ये बात आपने 100% सही बोली है। 100%। वाकई आपकी बात में दम है। मुझे तो लगता है कि उस बंदे में घमंड भरा हुआ है, कूट कूट के घमंड भरा हुआ है। यार, जिसको अपने मरीज से बात करने की भी तमीज ना हो, आप उससे उसको क्या बोलेंगे? बताओ, क्या बोलेंगे आप? जब भी कोई बंदा उससे, 2-3 मरीजों को मैंने दवाई दिलवाई है उस बंदे से, उसका बोलने का तरीका ही बड़ा गलत है। वो सीधा बोल देगा, बात नहीं करना, मैं डिलीट कर दूंगा, नंबर ब्लॉक में डाल दूंगा। अरे भाई, तुमसे पैसा लेके तुमसे कोई चीज़ ले रहा है बंदा, एक तो वैसे वो बंदा खुदा की मतलब कि सजा भुगत रहा है, खुदा की दी हुई सजा भुगत रहा है, ऊपर से तुम बोल धमकियां देते हो, पैसे भी लेते हो, धमकी भी देते हो। तो ये जो है ना, ये जेड-एल-सी में इतना परहेज बताता है, इतना परहेज बताता है कि पूछो ही मत। जेड-एल-सी में इतना परहेज बताता है ये बंदा, दुनिया वैसे ही मर जाएगी इतना परहेज कर करके। और 3-3 6-6 महीने तक बोलता है कि परहेज करो। ये दवा असर कैसे करेगी बताओ आप? बंदा नॉन वेज छोड़ देगा, दारू छोड़ सकता है, खट्टाई छोड़ सकता है, यही कुछ छोड़ेगा बस? ये बोलता है खाना भी मत खाओ, रोटी भी मत खाओ, रोटी भी छोड़ दो, ठीक है, बिस्किट खा लो, ये करो वो करो। ऊपर सबसे बड़ी बात है, इसको बोलने की तमीज़ नहीं है। हमने उसकी तारीफ कर दिया था बहुत पहले। तो वो कह रहा था कि कृपया करके अब मत तारीफ करिएगा, क्योंकि जो तारीफ करते हैं वही नंगा करके मारते हैं। तब वही चीज़ हम उससे बोले कि तुम ही तो कह रहे थे जो है शकील बारी साहब एक बहुत अच्छे आदमी हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, तुम क्यों जो है गद्दारी किए हो? यानी तुम जो कहो सही और दूसरा कुछ। जी यही तो बात है। एक बारी इसने 15,000 रुपये लेके दवा हमसे हमें भेज दिया था, और वो दवा काम नहीं किया। फिर दोबारा ये दवा लेके जो है हमारे पास भेजा, फिर नहीं काम किया। फिर तीसरी बार भेजने के लिए बात किया था, जब आप से जो है ज्वाइंट हुआ है उसके थोड़े दिन पहले। उसके बाद आपसे ज्वाइंट हो गया और दवा नहीं भेजा। अब कह रहा हमने 3 बारी भेजा, कोई 3 बारी भेजेगा? किसी डॉक्टर से इसे ले लो। तब जब उसका जवाब दे दिए तो पहले इसकी बड़ी तारीफ करते थे, बातें तो इतनी अच्छी अच्छी करता है। तो जब तारीफ कर दिए तो कहता प्लीज़ आप जो है अब ऐसे जो है तारीफ मत करिएगा, जो है जो लोग तारीफ करते हैं वही नंगा करते हैं। हम कहे जो है तो आपने तो भी तो शकील बारी साहब का तारीफ किया था, तो आप क्यों जो है दुनिया में बुराई फैला रहे हैं उनका? आप बड़े सच्चे हैं। तब उसको बहुत चुभ गया, तो इसीलिए कह रहे हैं कि वो वीडियो हमारे पास तो डिलीट कर दिए थे हम, जिसमें कहा था मैं ऐसे एक शख्सियत से मिलाने जा रहा हूँ, उनसे मिलेंगे तो आप जो है बहुत खुश हो जाएंगे, और वो दुनिया के बहुत अच्छे इंसान हैं, ये है वो है, दुनिया भर की तारीफ आपकी किया था, और अब सारी बुराई करता है। तो इसीलिए वही जवाब हम देना चाहते हैं कि जो है तुम क्या कर रहे थे पहले शकील बारी साहब का इतना। दूसरा उस्ताद जी, वो गर्मी से हो रही है, पेट फूल रहा है,
मैं बोला वो भी आप एंगल वापस चेक कर लेना, क्योंकि गर्मी से पेट फूल रहा है ऐसा है तो आनंद के भी मैंने 5-5 कोर्स किए थे। वो नारियल पानी के साथ जो सुबह टेबलेट लेनी होती थी, वो टेबलेट नारियल पानी पीने से और मेरी हालत ख़राब हो जाती थी वो टेबलेट के साथ। और फिर गुलकंद भी था, लेकिन गुलकंद भी इतना ठंडा था कि सर्दी हो जाती थी। 6, 7, 8 दिन लगातार खाते रहो और सर्दी लग जाती थी अच्छी खासी। तभी भी नो रिलीफ, कुछ आराम नहीं हुआ। और फिर वो ठंडा-ठंडा खाते-खाते ने पहली बार मेरा यूरिक एसिड उसी से बढ़ा था। वो जब तीसरा नहीं, दूसरा उसका कोर्स कर रहा था, तीसरा कोर्स कर रहा था तब मेरा यूरिक एसिड बढ़ा था वो ठंड। जी उस्ताद जी प्लीज़, जो भी पहलू है, क्या पहलू रह गया है, क्या है, कुछ पता नहीं चल रहा है। आप देखिए ना, क्या हो सकता है? बस ठीक होना है। मैं पिछले 6 महीने से तो कंप्लीटली रेस्ट पे ही हूँ उस्ताद जी। जो कभी-कभी अर्जेंट हो तो ही मैं फील्ड वर्क में जा रहा हूँ। उस्ताद जी, मैं आपसे कुछ इन दिनों में मैंने जो बातें की है, मैं अपनी वो बातें लफ़्ज़ में सिलेक्ट नहीं कर पाया और मैसेज में कुछ देना चाहता था, आपके पास चला कुछ गया। जैसे पहली बात कि मैंने जो आपको बताया था उस दिन कि मैं परहेज़ कराता हूँ मरीज़ को, नहीं उस्ताद जी, वो परहेज़ मैंने नाम दिया है, वो परहेज़ नहीं था, वो था लाइफ़स्टाइल चेंज करना लोगों का। कि लोगों ने कैसे उठना है, कैसे बैठना है, क्या खाना है, खाने के कितनी देर बाद पानी पीना है, नहीं पीना है, मिजाज के अनुसार। मैंने एक उनका चार्ट बनाया अपने, असल में बोला जाए तो मिजाज के अनुसार नहीं, मैंने अपने लाइफ पे जो मैंने खुद के ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था, जैसे तांबे का जो ये होता है जग, उसका पानी पीना, उसका क्या रिजल्ट आया, तो मैंने लोगों को बताया। इस तरह से जिनके अंदर खुश्की है उनको इसबगोल, सत इसबगोल, या जिनको खुश्की है उनको सुबह इसबगोल के दूध के साथ नाश्ता करवाना जिससे उनके कब्ज़ टूटे। तो ये चीज़ें मैंने लाइफ में ऐड करवाई, उसका नाम मैंने परहेज़ दे दिया और मैंने देखा बड़ा आश्चर्यजनक चेंजिंग हुआ है। तो लोगों ने इतने रिमार्क्स दिए कि मैंने चैनल पे भी डालना शुरू कर दिया। तो मुझे ऐसा लगने लग गया कि ये मेरी तो औकात ही नहीं थी इस चीज़ को बनाने की। जहाँ लोगों की जिनको कि हीमोग्लोबिन का इंजेक्शन लगता था डॉक्टर, उनकी हीमोग्लोबिन का इंजेक्शन ठीक हो गया, यूरिक एसिड कम हो गया। कायदा ये नहीं है कि आप अपनी बॉडी पे उसका तजर्बा करें, आप किसी जानवर पे भी कर सकते हैं, क्योंकि देखिए खून के जमने की एक लिमिट है। मैं बल्कि आपको एक चीज़ डालता हूँ, उसमें इंटरनेशनल खून की एक मकदार है। कल आपने पूछा था कि जिरियान क्या मैं क्या दवा देता हूँ, लेकिन मैं आपसे जब बात करता हूँ उस्ताद जी, तो मैं सही में मेरा जो है ना वो मैं बोल नहीं पाता अपने दिल की बात खुले मन से। मैं जिरियान की दवा देता ही नहीं, लेकिन फिर भी लोगों के जिरियान ठीक हो गए। कैसे? मैंने जो लाइफ स्टाइल चेंज करवाया और लोगों को जो दवा दी है ना, कौन सी दवा दी मैंने कोई दवा नहीं दी। मैंने जो गर्मी के मरीज थे उनको गुलकंद दिया, मोती पिष्टी था और उसमें प्रवाल पिष्टी था, सतकीलो था, बस ये था। और हाँ, बंसलोचन को गुलाब जल में अर्क में रगड़ करके 1 महीना उसका पिष्टी बना के उसको दिया था। उनके कतरे भी ठीक हो गए उस्ताद जी। ज़रूरत से ज़्यादा पतला कर देगी मेरे भाई। एक हड़ताल वर्किया की खुराक खाई थी मैंने, 30 साल हो गए आज तक मेरा नफ्स की जो कड़कपन नहीं दूर हुआ, तनाव। लेकिन उसने 5 दिन के लिए ऐसा कर दिया था मेरे जिस्म को, खून पतला कर दिया था कि ना मैं लेट सकता था, हाथ पकड़ के ऐसे इतनी तकलीफ कर दी थी, खून को इतना पतला कर दिया था। हड़ताल वर्की का एक कुश्ता खाया था मैंने 30 साल पहले, पोशाकी जिसको आप कहते हैं। मैं सही कहते हैं आप, हड़ताल वर्की खून को पतला करती है, लेकिन जिनका खून पहले ही पतला हो, उनको कोई बीमारी ना हो, लीवर में हो, उसको पतला। एक बात जानते हैं उस्ताद जी, आपकी बहुत सारी बातें जो है ना वो मैंने मुकेश भाई के मुंह से सुनी है। वो पता नहीं कौन से ग्रुप में थे, कौन से नहीं, इसी तरह की बातें करते थे कि जिरयान कभी ख़त्म नहीं होता, जिरयान को जो ठीक कर दिया उसी ने, वही तो असल हकीम है। और ऐसी दवाइयाँ होती हैं, ऐसे फार्मूलाज होते हैं कि जी एक बार जो खा ले तो फिर बस लड़का ही लड़का होगा, उसके नस्ल में भी किसी की एक्स और वाई क्रोमोसोम की फिर वो जो है वो लड़की नहीं होगी। और आप जब बोलते हैं तब समझ में आता है कि असल में ये बातें आपके मुंह से निकली, ग्रुपों में घूमी, फिर वो कहाँ पता नहीं कहाँ कहाँ फैली, कौन कौन हकीम उसको अपने लफ्ज़ बना के बैठे। ये जो आपने जो कैंसर के मरीज ठीक किया था ना, उसमें से एक कैंसर का मरीज जिनके गाल, इसकी आंखों के नीचे कैंसर हुआ था,
गाल पर। वो फ़ोटोज़ पता नहीं कब से ग्रुपों में घूम रहे हैं और कौन-कौन सा हकीम उस पे दावे करके बातें कर रहा है। वो मेरे पास आया था अभी आज से 9 महीने, जब मैं आपसे आपके पास नहीं जुड़ा था तब। तो मैं तो किसी ग्रुप में नहीं था, तो मुकेश भाई ने भेजा था कि ये ऐसा-ऐसा मरीज़ हैं, जिनका इलाज करने वाले एक से एक हकीम लोग हैं। लेकिन उन्होंने नाम नहीं बताया था। एक ही फ़ोटो था। देख के फिर उन्होंने दिखा के फिर उसका डिलीट कर दिया था। आपने जब भेजा तब पता चला कि अच्छा वो इलाज आपने किया था। तो यहाँ अपना नाम बना के घुमाने वाले पता नहीं कितने बैठे हुए हैं उस्ताद जी। 20 साल पे इंटरनेट पे इतना कुछ दिया है कि कोई दुनिया की हिस्ट्री में नहीं दे सकता। इसलिए तो लोग मेरे मुखालिफ हो गए, जादू टूने हर करने। मेरा ही है वो, मेरी तो उसके साथ कन्वर्सेशन भी है मेरे भाई बकायदा, और वो मेरी तस्वीरें हैं। वो बड़े बड़े लोग उसको अपने नाम से करते हैं वो। उस्ताद जी, कोई आपका इंडिया में कोई बंदा था मुनीर शाह चिश्ती, उसने कीमिया के नाम पे कई लोगों को चूना लगाया था और आपका नाम बदनाम करता था। उसके बाद साइलेंट हो गया बंदा आज लगभग 1 डेढ़ साल से 2 साल से। तो लोगों को विश्वास होने लग गया कि पता नहीं बंदा व्हाट्सएप पे भी नहीं एक्टिव है, यूट्यूब पे भी नहीं है, कहीं भी नहीं है, तो पता नहीं वो बंदा जो है वो सही में कीमिया कर रहा है नहीं कर रहा। एक गुजरात का बंदा जिनको शायद आपने रमज़ान पर कोई चांदी का नुस्खा दिया था, उसका चांदी फुटक निकल गया, वो आपके बारे में उल्टा सीधा सब ग्रुपों में बोला कि हाँ, मतलब मेरे समझ में नहीं आता उस्ताद जी, ऊपर वाले ने कितने तरह की दुनिया। मैंने आपका एक्सपेरिमेंट किया है, मुझ जैसा अनाड़ी बंदा जिसको कुछ नहीं आता, उसका कलर 36 कैरेट तक का आ गया था। अगर वो चीज़ तेजाबी हो जाती और सिमटाव आ जाता उस चांदी के सिक्के पे, तो वो तो गोल्ड ही हो जाता। हालांकि मैंने उसको फिर आगे बढ़ाया नहीं। तो कोई बंदा आपके बताए रास्ते पर चलता है, अगर एक बार फेल हो जाता है तो ये भी तो देखे कि भाई मैं दूसरी बार दफ़ा करके देखूं, तीसरी दफ़ा करके देखूं। एक पहली दफ़ा तो रोटी भी नहीं बनती, वो कैसे कीमिया इतनी बड़ी चीज़ एक दफ़ा कैसे बन जाए। कोई भरोसा किसी को कोई दिला नहीं सकता मुझे लगता है उस्ताद जी। अगर कोई बना भी ले कीमिया और बना के भी लोगों को सामने दिखा दे कि भाई ये बन गया है, लोग बोलेंगे तो दुकान से खरीद के लेके आया है। दुनिया में विश्वास किसी को दिलाया नहीं जा सकता, मुझे लगता है ये सबसे मुश्किल काम है। क्योंकि जिसको विश्वास करना है वो ठीक कर लेगा, जिसको नहीं करना है वो बिल्कुल ऐसे ही है, वो हो गए और बहुत सारे लोग हैं। मूर्ति साहब लगा बाबा हो गए, स्वामी एक और थे, क्या नाम है उनका? अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े अच्छे आदमी ने धर्मदास जी को चूल्हा लगाया है, उसका नाम मेरे जहन से निकल गया है। 2 लाख रुपए लेके चला गया उसको, उसका नाम है मेरे जहन। उस्ताद जी गुरमीत सिंह जी, आप जितना टाइम देते हैं ना, गुरमीत सिंह जी उतना समय नहीं देते थे किसी को। मैं उनके नुस्खे देखता था, अपना दिमाग लगाता था, बनाता था। अगर कहीं अटक गया, उनसे पूछा तो वो मुझे छोटा सा मैसेज डाल देते थे। उसके बाद दिमाग मुझे ही लगाना पड़ता था। उस्ताद तो थे, क्योंकि ABCD जब मुझे हिकमत का नहीं आता था, तो उन्होंने जो भी मैं देखा उन्हीं से स्टार्टिंग हुआ था मेरा। तो उस्ताद तो मेरे थे, वो तो मैं हमेशा मानूंगा उस्ताद जी। हाँ, लेकिन जैसे आप सिखाते हैं वैसा तो किसी ने आज तक मुझे नहीं सिखाया, क्योंकि मैं किसी से जुड़ा ही नहीं था। हाँ, गुरमीत सिंह जी ही एक थे, लेकिन उन्होंने वो भी ऐसा ऐसा नहीं सिखाते थे। वो अपना मुझे एक्सपेरिमेंट करना पड़ता था। कहीं अटक गया तो बता देते थे, जैसे पारा को जड़ी बूटी में रगड़ाई कर लिया मैं, तो आप बताते थे कैसे निकलेगा। तो मुझे बोलते थे कि इसको अब आप जो है सुखाने के बाद या तो डमरू यंत्र में उड़ा लो, या तो उसको आराम आराम से धो के निकाल लो। बस अब इतना बोल के वो चुप हो जाते थे। अब मुझे अपना खुद करना पड़ता था, क्योंकि अनाड़ी बंदा जिसने कभी पारे का काम किया नहीं, अब वो पारा उतना लेके आ गया है पैसा जुगा करके। अब वो अगर वो फंस गया, अब वो अगर नहीं करे तो भी फंसे, अब कर ले तो भी फंसे। उस्ताद जी गुरमीत सिंह साहब जितना पैसा बना के गए हैं, अभी तक इंडिया में कोई हकीम शायद ही बना पाया होगा। उनके बहुत बड़े बड़े मकान, गाड़ियाँ, बुलेट, और बच्चों की उनके जो है वो आईफोन उस समय में 2018 की बात कर रहा हूँ मैं, वो भी उन बच्चों को कि जो अभी मैट्रिक तक नहीं पास किया था जिनने। तो वो काफ़ी ज़्यादा शोहरत कमा चुके थे। पता नहीं, बाकी तो ऊपर वाले के हाथ में होता है कि इसको कितनी ज़िंदगी देनी है नहीं देनी। बात नहीं है,
मुझे मालूम है। खैर मैंने ही चैनल उनका खुलवाया था, मेरा पहला नुस्खा। उन्होंने वो रस कपूर दार चिकना सुबल फार और चांदी के जौहर उड़ाए थे और मुझे भी भेजा था। उनकी बेकायदा तस्वीरें भी पड़ी हुई, डायमंड जब आया था बॉर्डर के रास्ते तो मेरी कॉपी भी लगी, उनकी भी लगी। पैसा कमाया उन्होंने बहुत, चैनल से भी और इससे भी। उनको मैंने समझ लें कि अलफ समझाया था, अलफ से लेकर ए से लेकर यू तक समझाया। फिर वो थोड़ा सा जैसे ही सीखे तो उन्होंने भी दूसरों की तरह वही किया, तो मैंने छोड़ दिया। आखिरी 2 साल मेरी उनसे बात नहीं होती थी। उनकी पूरी आइडियोज जब वो शुरू हुए थे, मैं वो जितना रख के गए अपने बच्चों के लिए, अगर उनके बच्चे अपनी खुद की इंटरेस्ट देख करके अगर काम करें कि उनका इंटरेस्ट किस तरफ है, ये सोचना छोड़ दें कि हाँ वो गुरमीत सिंह साहब के लड़के हैं इसलिए उनको हिकमत ही करना है, अपने पढ़ाई पे ध्यान दें, अपना कोई दूसरा व्यापार करें, तो मुझे नहीं लगता कि उन लोगों को कोई दिक्कत होगी। लेकिन वो लोगों को ये लगता है शायद कि वो गुरमीत सिंह साहब के बच्चे हैं तो उनके अंदर भी उतना इल्म है, उनका भी उतना हक है, तो वो उस तरीके से दावा करते हैं बीमारियों पे जिसका कि दावा नहीं किया जा सकता। अभी उनको सीखना चाहिए था अभी, और सीखने के बजाय वो मार्केट में उतर गए हैं और सोचते हैं कि हम भी गुरमीत सिंह हैं, तो वैसा तो नहीं चलेगा ना, क्योंकि जंगल में शेर तो एक ही था, वो तो चला गया, बाकी कोई शेर बनेगा वो तो चलेगा नहीं। या तो फिर उस लेवल की क्वालिटी होनी चाहिए। अपना मार्केट खुद ही ख़राब कर रहे हैं वो लोग। अब तो नौबत यहाँ तक आ गई है साजी की वो 300-300 रुपये में दवाइयाँ बेचनी पड़ी, जहाँ की गुरमीत सिंह साहब हीरे के कुश्ते वगैरह बनाते थे तो 80-80 हज़ार 85-85 हज़ार में वो। उस्ताद जी मैं एक बात पूछूं आपसे, आप बुरा ना माने तो। उस्ताद जी ये कीमिया भी गुरमीत सिंह साहब, कीमिया में भी कुछ उन्होंने काम किया था क्या? मैं क्यों पूछ रहा हूँ, मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। उस्ताद जी ऐसा था कि उनके बताए रास्तों पर मैं आँख बंद करके चला और मैंने उस्ताद जी जैसे जैसे मेरी कमाई थोड़ी बहुत होती थी और पापा से ले लेके मैंने उस्ताद जी लाखों रुपए 2 साल में खर्चा कर दिए, लेकिन एक सिंगरफ का उन्होंने ऐसा गलत नुस्खा दिया था सिंगरफ की डली बनाने का कि वो नहीं बना। और मैं उनके विश्वास पर नहीं कितनी दफ़ा बना चुका। मैं एक सिंगरफ की डली बनाने में मैंने कम से कम 50 दफ़ा मेरा बड़ा बड़ा सिलेंडर फूंक गया। उसके बाद उस्ताद जी क्या वो होगा कि मैं अपना रिसर्च पे निकल गया कि मुझे लगा अच्छा कोई गुरु नहीं है तो क्या हुआ, मेरे अंदर आग तो है करने की, चलिए करते हैं। तो करने लगा, ऊपर वाले ने पॉजिटिव वे दिखाया और करते करते मेरा चैनल उनसे आगे निकल गया और उनसे ज़्यादा कस्टमर हो गए अपने। मेरा उसमें कुछ भी नहीं था, वो सब ऊपर वाले का था। उसके बाद वो सब जगह ग्रुपों में बोलते फिरते थे कि ये बंदा तो कुछ भी नहीं है, ये तो मुझे ये देखो मेरी वॉइस है, ये मुझे फॉलो करता है, मुझे फॉलो किया है इसने। और तो इस तरीके, और जब उन्हें पता चला कि मैं कीमिया का काम 2019 में मैंने स्टार्ट किया था, हालांकि वो कीमिया का काम क्या स्टार्ट हुआ था, पाकिस्तान का एक बंदा था वो, उसका चैनल अभी भी कीमिया घरी, तो उसने मुझे बोला था कि आप 5,000 रुपये जमा कराएं तो मैं आपको सिंगरफ बनाने की डली बनाने का तरीका बताता हूँ। उसने जो तरीका बताया वो तो स्टार्टिंग में गलत तरीका था, तो बहुत बर्बाद हो गया था मेरा पैसा। तो उन्होंने मुझे बोला गुरमीत सिंह जी ने कि भाई कीमिया में मत जाना, आप कीमिया फीमिया होती नहीं है, ठीक है, ये सब जो है वो ये वाली बात है, आप मत जाना। अब मुझे नहीं पता उन्होंने क्यों रोका था मुझे, लेकिन खैर ऊपर वाला जिसको जहाँ जोड़ना चाहता है तो जोड़ ही देता है। तो उस्ताद जी मुझे एक बात बताइए, आप जब इतना बड़ा इल्म दिया आपने, वो भी ऐसा इल्म कि जिसके बारे में इंसान अगर सोचे तो लाइफ में इससे बड़ा इल्म शायद मुझे नहीं लगता कि कोई होगा। अगर दुनियावी इल्म देखा जाए तो दुनियावी इल्म कमाने खाने शोहरत के मामले में कीमिया से बड़ा इल्म क्या हो सकता है। और तो जब कोई बंदा इस इल्म की इज्जत करता है तो इल्म देने वाले की इज्जत हमेशा क्यों नहीं कर सकता, उनके साथ जुड़ा क्यों नहीं रहता, उनके एहसान को क्यों नहीं मानता। कहाँ का कसूर नहीं होता, शैतान उसको बहकाता है ताकि दुनिया में लोग अच्छे काम ना करें। लेकिन हम जब लोग अपनी बुराई नहीं छोड़ सकते तो हम अपनी अच्छाई। उस्ताद जी इसकी रगड़ाई कैसे करूं, ये तो बता दीजिए थोड़ा सा, क्योंकि ये तो चिपक गया, अब हो ही नहीं रहा, तो इसको क्या खुरच खुरच के फिर करूंगा कि फिर वो बैठ जाएगा, या इसके ऊपर ही डंडी फेरता जाऊं फेरता जाऊं फेरता जाऊं। और उसके बाद सन्यासी नुस्खा के लिए लोग जो पागल हुए हैं वो मोमिया सिंगरफ को लॉन्च कर देंगे सन्यासी नुस्खा के तौर पर। बहुत डिमांड है, लोगों की डिमांड भी रहेगी
और इधर ऊपर वाले की कृपा से अगर कैंसर वाला केस सॉल्व हो गया और आपके आशीर्वाद से सॉल्व हो जाता है, तो कहना ही क्या, इसमें 4 चाँद लग जाएगा, उसको भी अगर अटैच कर देंगे। तो ये हुआ एक वे में काम करना उस्ताद जी, मुझे जैसा लग रहा है। और ऐसे ऊट-पटांग काम करेंगे उस्ताद जी, तो उसका फिर बहुत उस्ताद जी, आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा करूँगा। लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब आप मुझे दीजिए उस्ताद जी, क्या नज़ीर भाई अगर गलती करते हैं तो आपने नज़ीर भाई को छोड़ दिया? उस्ताद जी, गलती मुझसे हुई है, अगर मुझे एक मौका दीजिए सुधरने का। आप नज़ीर भाई को डाँटते हैं, हक से डाँटते हैं, लेकिन उन्हें निकालते तो नहीं हैं। ये मेरा लास्ट गलती होगी उस्ताद जी, इसके बाद मैं अपने फैसले में कभी दोबारा गलती नहीं करूँगा लाइफ में। ये मेरा लास्ट आपसे रिक्वेस्ट है। इसके बाद मैं दोबारा कभी ऐसे फैसले चेंज नहीं करूँगा अपना, चाहे वो मुझे नुकसान ही क्यों ना हो जाए। नहीं आनंद भाई, छोड़ने की बात नहीं है। छोड़ तो मैं आपको भी नहीं चाहा मेरे प्यारे भाई, लेकिन अब काम नबैद पे नहीं करेंगे हम, क्योंकि बिजनेस करने के लिए ये बातें जो है ना वो बिल्कुल मुमकिन ही नहीं है कि बिजनेस हो सके इस डिसीजंस के साथ, कि हम सुबह एक तोला हो शाम को एक माशा हो। सुबह हमारी सोच कुछ और हो, शाम को हमारी सोच कुछ और हो। लिहाजा हम प्रोजेक्ट वाइज काम करेंगे, जैसे हम अभी कैंसर का कर रहे हैं, जहां आपको मेरी ज़रूरत होगी वो एज ए पार्टनर भी मैं आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ, और वैसे भी आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ। आपको पता नहीं है कि आज किन किन ऑर्गेनाइजेशंस ने हमारे साथ रब्ता किया है। हमारे ही मेंबरों में ऐसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिनके 36 सिर्फ हैदराबाद के अंदर ऑफिस है। उन्होंने मुझे ऑफ़र की, मैंने उनको डिफ्यूज़ कर दिया। फिर उसके बाद नज़ीर भाई को स्पेशल उन्होंने अप्रोच करने की कोशिश की। मैं छोड़ नहीं रहा हूँ आपको, रिश्ते तोड़ना अल्लाह ताला ने मना फरमाया है, लेकिन ऐसे काम की बात कभी भी नहीं हो सकती। मैं एज ए ब्रदर, एज ए बड़ा भाई आपको मशवरा दूंगा कि जिस तरीके से आप स्लो एंड स्टडी विद द रेस चल रहे हैं ना, बिजनेस करना हर बंदे के बस की बात नहीं। बिजनेस के बारे में सोचना, ख्वाब देखना, मुझे बिजनेस करते हुए इन 1989 मैं एग्जेक्टिव की सीट पे बैठा हुआ था। मैंने इतने बिजनेस किए हैं जिसको कोई सोच नहीं सकता, हर तजर्बा किया। बिजनेस में सबसे बड़ी बात है डिसीजन। जिस चीज़ का डिसीजन लेना उस पर रुक जाना। अगर सुबह कुछ है और शाम कुछ है डिसीजन, तो ये अगले के लिए भी नुकसानदेह और आपके लिए भी। आपकी लाइफ के लिए तो ठीक है, बहुत महदूद है, लेकिन हमारा एक हल्का अहबाब है, जब हम कोई कदम उठा देते हैं ना, फिर हम पीछे नहीं हटते। अगर अब नज़ीर भाई भी नहीं होंगे ना, हालांकि उनके नाम पे फर्म है, तब भी ये काम तो अब इंशाल्लाह जो मैंने स्टार्ट कर दिया ये तो अब होगा, किसी के साथ भी होगा। क्योंकि मैं अपने मुंह से जो लफ्ज़ निकल जाते हैं, आपको याद है कि आपसे बात हुई तो मैं नज़ीर भाई के साथ तल्लुकात होने के बावजूद उनको भी मैंने ये कह दिया था कि वो करें या ना करें, जो मैंने कह दिया वही होगा। तो बात यह है कि आप अभी 1 साल 1.5 साल, बल्कि आपको ज़रूरत ही नहीं है, अल्लाह ताला ने आपको ये चैनल दिया है और आप उस पर डिपेंड भी करते हैं, काम भी चल रहा है। स्लो एंड स्टडी लगे रहे, बड़ी तरफ अभी ना जाए, यही आपको बहुत बड़ा बना देगा। क्या करना है इतना कुछ करके, जबकि अच्छा खासा आप स्कूल से काम कर रहे हैं, लोग भी आपके साथ अटैच है। 1 2 4 नुस्खे रख लें, लगे रहे, आपके लिए ये बहुत बड़ा काम है। उस्ताद जी, मैंने अभी अभी करियर स्टार्ट किया है, थोड़ा डरता हूँ,
लेकिन ठीक हो जाएगा उस्ताद जी, आप अगर एक मौका दें बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और फिर इस तरह की कोई डिसीजन में चेंजिंग नहीं होगा, ये शिकायत नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि मैंने अपना मन बना लिया था उस्ताद जी। अचानक से पीछे मैं नहीं हट सकता उस्ताद जी, प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके एक मौका दें, उसके बाद अगर नहीं होता है छोड़ दें आप।